हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग और आज हम करने वाले हैं DCE 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो को देखने के आपके दो फायदे होंगे। अगर तो आपकी प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुई है तो आप अपने जो प्रिपरेशन है वो इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करके आसानी से कर सकते हो, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और अगर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है तो आप इन क्वेश्चंस को अपना टेस्ट समझकर अटेम्प्ट कर सकते हो और ये आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ही अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। आपके बाकी के जितने भी एग्जाम हैं जैसे कि DCE 2, DCE 3 और DCE 4, उसमें क्या है, उसमें आपकी ज़्यादा एबिलिटी चेक हो रही है कि आपने एज अ राइटर कितनी ग्रोथ की है। बट जो DCE 1 है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बुक में से ही उसके आंसर लेने पड़ेंगे। सो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल नॉर्म्स ऑफ राइटिंग से, जो कि हमारा फर्स्ट ब्लॉक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ऑथोरियल वॉइस मीन्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसका आंसर आप 20 मार्क्स में आसानी से बना सकते हो अगर आपको पता है कि ऑथोरियल वॉइस क्या होती है। एज वेल एज मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है, ऐसा नहीं कि आपने बस इतना सा ही याद कर लेना है बुक में से, आपने टॉपिक को थॉरोली रीड करना है सो दैट अगर आपको जो एग्जामिनर है वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन बना रहा है, क्वेश्चन को घुमा रहा है, आप आंसर उसे कर पाओ। अब इसका आंसर क्या होगा, ऑथोरियल वॉइस क्या होती है, ऑथर की वॉइस। ऑथर किसी भी तरीके में लिख सकता है, जैसे कि या तो ऑथर क्या होता है वो आई में लिखता है कि मेरे साथ ये हुआ, अब मेरे साथ ये हो रहा है, या फिर वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है जिसमें वो बिल्कुल सब चीजें सच सच लिखता है। जो उसमें जैसे किसी ने पोइट्री लिखी उसमें वो चीजें फेक भी कर सकता है, बट ऑटोबायोग्राफी में वो चीजें सच होती हैं। थर्ड जो होता है वो होती है ऑथोरियल वॉइस की ऑथर जो होता है वो एक कैरेक्टर को क्रिएट करता है और उस कैरेक्टर के द्वारा वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। ये हमने DCE 5 में भी रीड किया था। सो आई होप आपको इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। इसको एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। सेकेंड है हमें डिस्कस राइटिंग एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्फ एक्सप्रेशन कैसे है, जो हम राइटर्स होते हैं ना वो ज़्यादा लोगों से बात करना मोस्ट ऑफ दस को पसंद नहीं होता। सो हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन होता है, हमारी बुक या हमारी जो डायरी है वही बेस्ट फ्रेंड होती है। उसी के ऊपर हम अपने थॉट्स को कन्फ्रंट करते हैं। हम असलियत में क्या है ना वो हमारी डायरी को पता होता है। सो राइटिंग क्या है, फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन है। इसके ऊपर तो आप आसानी से लेंथी पैराग्राफ कुछ भी बना सकते हो, 2-4 पेजेस का आंसर आपका आसानी से बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हाउ कैन वन अचीव ल्यूसिडिटी इन राइटिंग। आप स्पष्टता कैसे अचीव कर सकते हो। इसका यही एक मेन पॉइंट होता है कि अगर आपको अपने खुद के थॉट्स की क्लैरिटी है कि आप लिखना क्या चाहते हो, आपके अंदर क्या है, तभी आप बाहर वालों को बता पाओगे कि आपको सीखना क्या है। जैसे अभी मुझे इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी जानकारी है इसीलिए मैं आपको बता पा रही हूँ ना कि आप ऐसे अटेम्प्ट करो, ये आंसर लिख दो। अगर मुझे ही इसकी नॉलेज नहीं होगी तो मैं आपको कैसे बताऊंगी। सो ल्यूसिडिटी को कैसे अचीव करना है, पहले आपको खुद पता होना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हो, फिर ही आप जो अपने रीडर हो उसकी ज़्यादा हेल्प कर पाओगे, उसे ज़्यादा अपनी बात समझा पाओगे। ऑथेंटिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी, आप क्या समझते हो ऑथेंटिसिटी क्या होती है। किसी भी चीज़ को सच्चा दिखा देना, बिल्कुल रीडर को ऐसा लगना चाहिए कि ये जो राइटर ने बात लिखी है ये तो बिल्कुल सच है, उसी को हम ऑथेंटिसिटी कह देते हैं। और क्रेडिबिलिटी बोल देते हैं कि भरोसा हो गया है, जो रीड करने वाला है उसे भरोसा हो गया है कि राइटर ने जो लिखा है वो बिल्कुल सच है। सो वही हो गया ऑथेंटिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लैरिटी। अब क्लैरिटी एंड ल्यूसिडिटी थोड़ी सेम ही चीजें होती हैं। आप क्लैरिटी से क्या समझते हो, सेम बात है कि अगर आपको खुद को स्पष्टता है तभी आप दूसरों को स्पष्ट कर पाओगे, इसी को हम क्लैरिटी बोल देते हैं। आपके रीडर को समझ आना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हो अपनी राइटिंग में। सेकेंड ब्लॉक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्रिएटिव इंपल्स। क्रिएटिव इंपल्स क्या होती है, देखिए कई बार हम बैठे होते हैं तो अचानक से हमारा लिखने का मन कर जाता है, उसी को हम कहते हैं क्रिएटिव इंपल्स। इसमें भी राइटर को ध्यान रखना चाहिए कि कई बार हमें फेक क्रिएटिव इंपल्स आती है। हमें एक बहुत ही इंटेंस इमोशन फील होता है और हमें लगता है इसके ऊपर तो हम बहुत ही अच्छा कुछ लिख देंगे, बट एट द एंड क्या निकलता है वो बिल्कुल बेकार सा खोखला सा कुछ निकल आता है और वो सच्ची क्रिएटिव इंपल्स नहीं होती है। सो इसमें आप ये चीज़ों को मेंशन करके अपना आंसर बना सकते हो।
सेकंड है पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग थीम। अब इसमें क्या है, आप थीम कैसे सिलेक्ट करते हो। सबसे पहले तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप किन के लिए लिख रहे हो, क्या आप बच्चों के लिए लिख रहे हो या फिर आपकी ऑडियंस यंग जनरेशन है। और ऑडियंस में भी आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा एज ग्रुप चूज किया है। आप 3 से लेकर 5 साल के बच्चों के लिए स्टोरी लिख रहे हो या 5 से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए स्टोरी लिख रहे हो, या फिर आप बड़े जो यंग जनरेशन है उसमें भी क्या आप जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, हाई स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए स्टोरी लिख रहे हो। सो थीम सिलेक्ट करने से पहले ऐसे पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए, आपकी टारगेटेड ऑडियंस आपको क्लियर होनी चाहिए। Why is ओपनिंग इंपॉर्टेंट? अरे अगर ओपनिंग अच्छी नहीं होगी तो कोई रीड ही क्यों करेगा। सो ओपनिंग तो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, जो टाइटल होता है, वो इतना जबरदस्त होना चाहिए कि जो रीड करने वाला है वो उसे छोड़ ना पाए, उसे लगे कि आगे क्या होने वाला है। सो इसीलिए ओपनिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ एंडिंग्स। अब इसमें हमें 4 एंडिंग्स होती हैं। सबसे पहले तो होती है जिसमें जो रीडर है वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है, उसे समझ आता है कि रीड कुछ और कर रहा था मैं, ये एंडिंग में क्या हो गया। सो जब आप अपने रीडर को बहुत ज्यादा सरप्राइज दे दो, एक तो वो एंडिंग हो गई। एक होती है डिटेक्टिव स्टोरीज की एंडिंग, जिसमें हमें क्रिमिनल जो होता है उसका चेहरा नजर आ जाता है, क्रिमिनल जो है वो रिवील हो जाता है एंडिंग में आकर। एक होती है एटमॉस्फेयर की एंडिंग, जैसे गोस्ट स्टोरी हो गई, या फिर हमने रीड किया था शॉर्ट स्टोरी वाला, अगर आपको याद हो कि कैसे आप पीरियड नॉवल में एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हो। सो ऐसी चीजों में जब आप किसी को डरा दो एंडिंग में आकर, ठीक है, कुछ बहुत ही भयंकर सा करके कि उसके रोंगटे खड़े हो जाएं, तो उसे हम एक वैसी एंडिंग होती है। और एक एंडिंग होती है जैसे सोप ओपेराज में होती है, सीरियल्स में होती है, जहां पर हमें पहले ही पता होता है कि ये चीज होगी। जैसे गोपी बहू रसोड़े में कौन था, ये राशि ही थी। सो ये जो राशि वाला सीन था ना, वो पता ही था कि राशि ऐसी चालाकी करेगी। सो जो सोप ओपेराज में एंडिंग होती है, जिसको हम फॉर्मूला स्टोरीज भी कहते हैं, वो एक तरीके की एंडिंग होती है। आई होप चारों तरीके की एंडिंग्स आपको क्लियर होंगी। एक तो होती है जो जिसमें सरप्राइज एलिमेंट हो, सेकंड होती है जिसमें क्रिमिनल रिवील हो जाए, डिटेक्टिव स्टोरीज की। थर्ड होती है जब एटमॉस्फेयर में आप अपने रीडर को डरा दो, ऐसा सिचुएशन और एटमॉस्फेयर क्रिएट करो कि आपका जो रीडर है वो डर जाए। फोर्थ होती है फॉर्मूला स्टोरीज की एंडिंग, जिसमें जो आपका रीडर है उसे पहले ही पता हो कि ऐसा अब कुछ होने वाला है आगे। व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमैक्स? क्लाइमैक्स क्या होता है? जब आप अपने रीडर को इमोशनली इतना इंटेंस कर देते हो, इतना इंटेंसिटी पे लेके जाते हो, उसे हम कह देते हैं क्लाइमैक्स। और क्लाइमैक्स के बाद आती है हमारी एंडिंग। सो आपको पता होना चाहिए क्लाइमैक्स क्या होता है, एंडिंग क्या होती है, ओपनिंग कैसे करते हैं, और आपका टाइटल आप कैसे बेस्ट देते हो, ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फोर्थ आ जाते हैं ड्रामाटाइजेशन ऑफ आइडियाज। अब ये क्या है? ये थर्ड हमारा ब्लॉक है। व्हाट रोल डज डायलॉग प्ले इन ड्रामेटिक फिक्शन? अगर कोई ड्रामेटिक फिक्शन है तो उसमें रोल क्या होता है डायलॉग्स का। देखिए जो डायलॉग्स होते हैं ना, उसकी मदद से आप अपनी स्टोरी की स्पीड सेट कर सकते हो। आप लेंथी डायलॉग्स डाल के अपनी स्टोरी को लेंथी कर सकते हो और उसे स्लो भी कर सकते हो। रीडेबिलिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके रीडर को आपका जो मैसेज है वो समझ आए। ये इमेज एंड सिंबल का एक चैप्टर है, इसको आप ध्यान से रीड कीजिएगा। एज अ राइटर आपकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अगर आप कितने अच्छे राइटर हो ना, वो आप कैसी इमेजेस एंड सिंबल्स का यूज करते हो उसी से पता चलता है। इमेजेस क्या होती हैं? जब आप शब्दों के साथ खेलते हो, शब्दों से एक माइंड में पिक्चर क्रिएट करते हो, उसे हम इमेज बोल देते हैं। सो इमेज क्या होती है और इसकी क्या क्वालिटी को कैसे इनहेंस करती है, ये आपको पता होना चाहिए। What is meant by situation? सिचुएशन क्या होती है? What factors contribute to the choice of situation? सिचुएशन क्या होती है? हैप्पी और सैड सिचुएशन होती है जैसे, उसी तरीके से कि कौन सी चीजें जो कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी चॉइस ऑफ सिचुएशन में। देखिए इसमें आपको कहा गया था कि आप अगर न्यूज़पेपर रीड करो ना, तो आपको बहुत सारी सिचुएशंस मिल जाएंगी, आपको बहुत सारे क्राइम्स के बारे में पता चल जाएगा कि कैसे लोग क्राइम करते हैं। लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, आप लोगों से आइडिया ले सकते हो। आप न्यूज़पेपर रीड करोगे ना, तो आप बहुत ही अच्छी स्टोरीज लिख सकते हो, सिचुएशंस अच्छी बना सकते हो। फिफ्थ है हमें व्हाट इज मोनोलॉग, हाउ इट कैन बी यूज्ड इन ड्रामेटाइजेशन। मोनोलॉग क्या होता है? जब एक इंसान बात कर रहा है या फिर वो बहुत सारे लोगों को एड्रेस कर रहा है किसी भी चीज में, उसे हम मोनोलॉग कहते हैं। जब कोई एक इंसान बोल रहा है उसे हम कह देते हैं मोनोलॉग, और इसे ड्रामेटाइजेशन में यूज किया जाता है। इसकी एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है सेम चैप्टर में, उसको आप चेक कर लीजिएगा।
रोल ऑफ सिंबल इन क्रिएटिव राइटिंग, सेम थिंग कि इमेजेस एंड सिंबल के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिंबल का क्या रोल होता है? सिंबल में आप एक तरीके से कंपैरिजन करते हो, जैसे हम कह देते हैं ना कश्मीर एक जन्नत है, कुछ लोग कहते हैं कश्मीर करबला है। सो क्या है, जो जन्नत वर्ड यूज किया गया है वो क्या है कि एक सिंबल है, कि उसको कंपेयर कर दिया जन्नत के साथ। फोर्थ आ जाते हैं प्रिपेयरिंग अ प्रेस कॉपी। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमें, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग, एडिटिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ऑल्दो ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट ये जो क्वेश्चन हैं इनके ऊपर आप ज़रूर नज़र मार लीजिएगा। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइटल इन वर्क, टाइटल की क्या इंपॉर्टेंस होती है, टाइटल को देखकर ही लोग आपका जो वर्क है उसे रीड करते हैं। वाई प्रूफ रीडिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ राइटिंग प्रोसेस, क्यों प्रूफ रीडिंग एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ अगर आप प्रूफ रीडिंग नहीं करते हो तो आपकी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है एज अ राइटर। अगर आपकी जो बुक है आपने पब्लिश कर दी, अब बाद में आपने देखा कि इसमें तो ग्रामेटिकल एरर हैं, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इसमें प्रॉपर वर्ड्स का यूज नहीं किया गया है, तो क्या होगा, अब रीडर्स के पास तो वो बुक पहुंच गई है, वो ऑलरेडी मार्केट में चली गई है, जो उसे रीड करेगा उसे तो पता चल जाएगा ना कि अब इसमें ग्रामेटिकल एरर है, तो उससे आपकी एज अ राइटर रेपुटेशन को बहुत बड़ी चोट लगती है, आपकी जो रेपुटेशन है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है कि इन्हें लिखना नहीं आता, क्यों बुक पब्लिश की। सो प्रूफ रीडिंग जरूर करवानी चाहिए, खुद भी करो पहले, फिर दूसरे से भी करवाओ, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स हमें नहीं पता होता है तो वो दूसरा बेहतर निकाल सकता है, क्योंकि आपकी रेपुटेशन का सवाल है। सो प्रूफ रीडिंग इज मस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ राइटिंग प्रोसेस। नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, जब आप किसी और की बुक का कोई रेफरेंस देना चाहते हो या किसी और की बुक के वर्ड्स आप देना चाहते हो तो वो आप नोट्स में दे सकते हो। फुट नोट्स क्या होते हैं, जब आपने कोई ऐसा वर्ड यूज किया है जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता, जैसे कि अगर आपने इंग्लिश में बुक लिखी है बट आपने हिंदी का कोई वर्ड यूज किया है, तो आप क्या करोगे, फुट नोट्स में उसका मीनिंग दे दोगे, सो दैट आपकी ऑडियंस, आपके रीडर को समझ में आ जाए। डिफरेंस बिटवीन कॉपी एडिटर एंड जनरल एडिटर, आपको एज अ राइटर पता होना चाहिए कि कॉपी एडिटर एंड जनरल एडिटर का वर्क क्या होता है। सो कॉपी एडिटर का काम क्या होता है, मैकेनिकल वर्क होता है सारा, उसने टेक्निकल चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे स्पेलिंग्स क्या कैपिटल में होने चाहिए, क्या इटैलिक लेटर्स में होने चाहिए, टाइटल क्या ठीक है बिल्कुल। सो उसका जो काम है वो सारा ये है कि चीजें अच्छी दिखनी चाहिए। जनरल एडिटर का क्या काम होता है, ये एक काफी लेंथी काम होता है इसका, उसने स्पेलिंग भी देखने हैं, वो पैराग्राफ्स को, अगर मान लीजिए ऑथर से कोई गलत पैराग्राफ लिखा गया, गलत इन द सेंस कि ऑथर ने कुछ ऐसा लिख दिया जो मतलब एडिटर को अच्छा नहीं लगा, एडिटर को लगता है कि ऑडियंस को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो वो पूरे का पूरा पैराग्राफ ही कट कर सकता है। बट कॉपी एडिटर ऐसा कुछ नहीं करता। कॉपी एडिटर का सिंपल काम होता है कि स्पेलिंग्स देख लो, वर्ड्स देख लो, या फिर ये अच्छा दिखाई दे रहा है ये देख लो। सो ये चीज़ें कॉपी एडिटर की होती हैं। जनरल एडिटर का काम क्या होता है कि उसने प्रॉपर कटिंग करनी है, जो भी उसे ठीक नहीं लग रहा उसको उसने कट कर देना है, स्पेलिंग भी देखनी है, पंक्चुएशन भी देखना है और सब कुछ देखना है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।